करें भाई शुरू। ओके पेज नंबर 225, पेज नंबर 225। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन अगर 2-4 मिनट बाद आ जाए फिर, अगर हाँ जी इसके मुंह को साफ करना पड़ेगा टिश्यू से, हम भी कर लेंगे चढ़ के। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो कहती है कि मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इतने हैं, बताएं ये SOCI से लिंक होगा या SOFP के नोट से लिंक होगा? नहीं कोई जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बता रहे हैं। मिसाल के तौर पे राइस वाले कहते हैं यार हमारे पास 80 एम्प्लॉयज हैं, तो 80 एम्प्लॉयज हैं, तो अब आप मुझे बताएं ये जो 80 एम्प्लॉयज हैं ये एम्प्लॉयज SOCI में भी नजर नहीं आते और SOF नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कह रहा हूं, उनकी सैलरीज तो मुझे पता है, सैलरी इसमें नजर आती हैं, जितना आपको पता है उतना मुझे भी थोड़ा सा पता ही है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कह रहा हूं वो तो नहीं पता ना, कि वो तो ना SOCI की चीज है ना। तो भाईजान आज हम एक चीज पढ़ने लगे हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग है। पेज 224 पे पहले हेडिंग पढ़ लें, जनरल रिक्वायरमेंट्स। कौन सी रिक्वायरमेंट्स? जनरल। जनरल का क्या मतलब है? ना SOCI से लिंक होंगी चीजें, ना SOFP से लिंक होंगी। पॉइंट नंबर डी, ये मैंने नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पेज नंबर लिखा हुआ है 95, इन दोनों के साथ 109, 106 और 105। ये नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पेज नंबर लिखा हुआ है जो आपने डाउनलोड करके PDF में अपने मोबाइल में रख ली हुई है। द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेमली, ये जो चीजें आज डिस्क्लोजर्स की हम पढ़ने लगे हैं ना SOCI से लिंक हो सकती हैं ना SOFP से लिंक हो सकती हैं, क्योंकि ये जर्नल इंफॉर्मेशन है। जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ ऑल बिजनेस यूनिट्स इंक्लूडिंग मिल्स एंड प्लांट्स। तो इससे मुराद पता है क्या है? आपने अपनी फैक्ट्रीज बतानी है कहाँ कहाँ है। क्या फैक्ट्री हमारी एक जगह होगी या एक से ज्यादा भी फैक्ट्रीज हो सकती हैं? फैक्ट्रीज के बारे में कितनी चीजें बतानी है? 2। नंबर 1 जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, और एड्रेस। लोकेशन से मुराद है एग्जैक्ट किस लोकेशन पे है और उसका एरिया वगैरह आप बता देंगे। नेक्स्ट, particulars of companies immovable fixed assets, particulars of companies immovable fixed assets including location कहाँ है and area of land, और कितने एरिया पे है। असल में ना ये ना आमतौर पे अदर बिल्डिंग्स के लिए यूज हो जाता है, लेकिन इंटरचेंजेबली दोनों चीजें यूज होती हैं। क्या फैक्ट्री के अलावा और भी हमारी बिल्डिंग्स हो सकती हैं? हेड ऑफिस की बिल्डिंग, सेल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग। तो फैक्ट्रीज की बिल्डिंग की लोकेशन भी बतानी है, और हेड ऑफिस वगैरह अदर बिल्डिंग से क्या मुराद है? अदर देन, ये येलो वाला आपने नहीं पढ़ना, ये इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा। अदर बिल्डिंग्स भी चीज है और फैक्ट्री की भी बिल्डिंग है। बिल्डिंग्स तो कई किस्म की हैं, ये जरा जाके देखते हैं हो क्या रहा है पेज 95 के ऊपर।
मोबाइल पे डाउनलोड की हुई है, जबरदस्त है फिर तो। पेज 95। कुछ लोग आजकल इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सब नोट डाल रहे हैं, वो इनकी मर्जी है, डालें ना डालें, क्योंकि पीपी के अंदर ही आपको पता है बिल्डिंग्स वगैरह और सारे फिक्स एसेट्स वगैरह आ रहे होते हैं। कुछ लोग पीपी का नोट्स बना के सब नोट यानी दुम के तौर पे डाल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड। पर्पस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, मिल्क, नेस्ले का मिल्क कलेक्शन सेंटर, मिल्क कलेक्शन सेंटर, यहाँ से सारा दूध आके इकट्ठा होता है और फिर मुख्तलिफ जगहों पे जाता है। सेल्स ऑफिस है इनका, ये जनरल पर्पस लैंड है, कोई किसी आम पर्पस के लिए रखी होगी, वो यूज नहीं हो रही होगी। लोकेशन एंड एड्रेस, शेखुपुरा, कबीरवाला, पोर्ट कासिम, इस्लामाबाद, बला लुड्डन डिस्ट्रिक्ट, विहाड़ी, मोर मंडी, पता नहीं कहाँ कहाँ, ये लोकेशन आ गए। और ये 63 एकड़ पे है, 85 एकड़ के ऊपर है, 5 एकड़ के ऊपर है, 8 कनाल के ऊपर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो पेपर में अगर ये इंफॉर्मेशन आई तो ये ना पूछिएगा इसकी डबल एंट्रीज क्या करनी है, चपेट मारे बंदा, इनकी डबल एंट्रीज नहीं करनी। बस आपने बता देना है हमारी लैंड बिल्डिंग किस मकसद के लिए है, कहाँ कहाँ है और उसका कितना एरिया। तो ये डिस्क्लोजर्स को बस नजर मारनी है आपने पेपर में जाने से पहले आखिरी दिन। पेपर में अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई तो टेबुलर फॉर्म में बना देनी है। अच्छा, geographical location and address of all business units, particulars of companies immovable fixtures including location and area of land, ये पेज 95 पे कवर हो गया हमारा। इसकी एग्जांपल्स अब नीचे वाली करने की जरूरत नहीं है कोई भी। कैपेसिटी ऑफ यूनिट, फैक्ट्री कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई और अगर रीजंस फॉर शॉर्टफॉल है वो भी बताएं। क्या मतलब, 80 गाड़ियां दिन में बना सकते हैं होंडा, लेकिन एक्चुअली होंडा ने गाड़ियां बनाई 60, तो इसकी रीजन बताओ। पेज नंबर कौन सा यार, 109। ये मैंने सारी चीजें ना येलो में हाईलाइट की हुई हैं जो मैं आपको दिखा। पेज 109 कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, ये इस नोट का नाम हो गया। इस नोट का नाम ये नहीं होगा पीपी या इंटेंजिबल्स। शेखुपुरा फैक्ट्री के अंदर हम लिक्विड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी दूध वगैरह होगा, कुछ होगा। कैपेसिटी है वहां पे कितनी बोलें, कैपेसिटी किस में दी हुई है, रुपीज में, रुपीज इन 1000 में दी हुई है। ये कैपेसिटी है और लीटर्स है, हाँ ये लीटर्स है, लीटर्स इन 1000। ओके, तो ये रुपीज इन 1000 इसने क्यों लिखा हुआ है ऊपर, ये गलती भी हो सकती है भाई, ये गलती है, गलती हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इंसान है लोग। ओके, तो ये खुद हमें पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने अपने ऑडिट में बनाई हुई है, कोई चीज कॉपी पेस्ट करता है बंदा वो मिस हो जाती है। लीटर्स है भाई, ये उसने लिखा हुआ लीटर्स इन 1000, तो इतने लीटर आप कर सकते हैं। कैपेसिटी है 2018 को तो छोड़े ना, ये तो पिछला साल है, और इतने लीटर आपने प्रोड्यूस किया। और कबीरवाला फैक्ट्री के अंदर इतने लीटर हो सकते हैं प्रोड्यूस, इतने लीटर आपने प्रोड्यूस किया। अच्छा, मिल्क प्रोड्यूस ही करना पड़ता है ना, लोगों से लाके फिर डब्बों में पैक करके प्रोड्यूस होता है, ये मतलब है ना। अच्छा, अब एक लाइन और लिखी हुई है यार, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी इज इन लाइन विद सीजनल इंपैक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड, कहते हैं यूटिलाइजेशन सीजनल इंपैक्ट की वजह से है, कुछ किसी मौसम के अंदर लोग चीजें यूज कर रहे होते हैं, किसी में नहीं यूज कर रहे होते। जैसे आप देख लें गर्मियों के अंदर अंडों की डिमांड कम हो जाती है, सर्दियों में अंडों की डिमांड बढ़ जाती है। तो कहते हैं सीजनल इंपैक्ट्स की वजह से हम भी ऊपर नीचे चीजें करते रहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जितनी प्लांट की कैपेसिटी है उतनी हम प्रोडक्शन कर रहे हो, उससे ऊपर नीचे भी होती रहती है। तो अब आपने क्या काम करना होगा, आपने 2 कॉलम पेपर में बनाने होंगे, कैपेसिटी और प्रोडक्शन, और जो रीजन होगी शॉर्टफॉल की वो हो सकता है पेपर में समझ आ जाए, हो सकता है वो इंडस्ट्री पेपर में आपको ऐसी आए कि वो आपको समझ ना आए रीजन ऑफ शॉर्टफॉल। वो जो भी रीजन होगी आपने उसको अंग्रेजी में लिख देना होगा। चलें, अगला पॉइंट, नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड एज ऑन। एज ऑन का क्या मतलब है, आखिरी दिन, आखिरी दिन। एज ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक और भी चीज बतानी है, एंड एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द, एवरेज भी कैलकुलेट करनी है, आते जाते रहे टोटल एवरेज कितने एम्प्लॉयज हैं। पेज नंबर 106, ऊपर जाना है, सब नहीं जाना है। 106, नोट नंबर 30,
7। क्या नाम है इसका, हेडिंग क्या है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं यार, शुक्र है इधर कॉपी पेस्ट नहीं हो गया रुपीज इन 1000। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज भी देंगे, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज एट कितने हैं जी, लेकिन आते जाते रहे इस वजह से एवरेज जरा ज्यादा आ रही है। एवरेज कितना है जी, 4217, और ये मेरे ख्याल से इस साल का होगा डाटा, ऊपर से चलें, ये 19 का डाटा है और ये 18 का डाटा है, नहीं वो नोट का नंबर अलग हो गया ना असल में, इस वजह से। डन। तो ये भी अब आपने 2 कॉलम बना देने हैं, ये 2 कॉलम बना देने हैं बस। माशाल्लाह 4000 एम्प्लॉइज हैं नेस्ले में। तो देखिए बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो कंपनीज के बारे में लोगों को हम बताते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। ये स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान के लोकल लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं। आगे पढ़ें जी। नेम ऑफ, भाई एसोसिएटेड कंपनी से ना कंपनी लॉ में मुराद एसोसिएट नहीं है। एसोसिएटेड कंपनी एक बहुत ब्रॉड लफ्ज़ है जिसमें सब्सिडरी भी आ जाती हैं, एसोसिएटेड कंपनीज भी आ जाती हैं, सारी आ जाती हैं। एसोसिएटेड कंपनी से मुराद होती हैं जिनमें हमने अच्छे खासे शेयर खरीदे हैं। बहरहाल कंपनी लॉ में बड़ी डिटेल्ड इसकी डेफिनेशंस है, उससे हमें कंसर्न नहीं है। नेम ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज और रिलेटेड पार्टीज और अंडरटेकिंग्स अलोंग विद द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, यानी उनके शेयर खरीदे हुए हैं या किस वजह से वो हमारी एसोसिएटेड हैं। डिस्क्राइबिंग कॉमन डायरेक्टरशिप, कॉमन डायरेक्टरशिप क्या होती है, कई दफा किसी के हमने शेयर नहीं खरीदे होते, लेकिन क्या होता है हमारा डायरेक्टर उनका भी डायरेक्टर होता है। पीटीसीएल का डायरेक्टर है, इसी तरह यूफोन का डायरेक्टर सेम है, लेकिन फर्ज करें पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर नहीं खरीदे हुए। एंड परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, ये चीजें आपने बतानी है। क्या क्या बतानी है जी। नंबर 1 नेम along with basis of relationship, ये हो गया नंबर 2। डिस्क्राइबिंग कॉमन डायरेक्टरशिप तो वो ब्रैकेट में ले ले, एंड परसेंटेज ऑफ, तो 3 चीजें लिखना डिस्क्लोज करनी है आपने। नंबर 1 नाम क्या है उस कंपनी का, नंबर 2 रिलेशनशिप क्या है, और नंबर 3 उसमें परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग हमारी कितनी है। यार ये पेज 105 अभी मैं नहीं खोल रहा, इसको एक लिंक करूंगा मैं अगले सफे के साथ। अब ये जो नीचे आई के अपने डब्बे डुब्बे बनाए हुए हैं ना, डिजाइन, कैपेसिटी, प्रोडक्शन, इनको अब हम लिफ्ट नहीं कराएंगे, अब हम वही वाले देख लेंगे डब्बे। अच्छा, अगले सफे पे आए। ये जो पॉइंट है मेरे, मैं जो अभी आपको पढ़ाने लगा हूं, इस पॉइंट को पिछले पॉइंट से डिफरेंस बता दें। इस पॉइंट का इन रिस्पेक्ट ऑफ एसोसिएटेड कंपनी, ये तो रेपिटेशन होगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज, सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, होल्डिंग कंपनीज, पेरेंट कंपनीज, इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान, हाँ वो लोकल थे, ये सारे फॉरेन हैं। हो सकता है बाहर के मुल्क में भी हमारी कंपनीज को एसोसिएट्स हों, बस ये फर्क है। तो ये पॉइंट फॉरेन के लिए है और ऊपर वाला पॉइंट लोकल के लिए था। In respect of associated companies, subsidiaries, joint ventures, holding companies, incorporated, following shall be disclosed. शुक्र है इधर इसने अलग अलग बताया। नंबर 1 येलो वाला नहीं पढ़ना आपने, नेम ऑफ अंडरटेकिंग एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नंबर 2 बेसिस एसोसिएशन, हमारी सब्सिडरी है, जो जॉइंट वेंचर होते हैं दोनों ने 50-50 हिस्सा डाला हुआ है। क्या है एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, कितने हमने शेयर खरीदे हैं, इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग थ्रू, ये क्या मतलब है इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग थ्रू अदर कंपनीज। कई दफा हम किसी के शेयर खरीदते हैं फिर वो आगे अगली कंपनी के शेयर खरीद लेता है। टॉकिंग अबाउट दिस वन। अच्छा, अब हमें जाना पड़ेगा दोनों के लिए पेज 105 पे। इधर भी आपने लिख लिया पेज 105। इसके लिए भी फॉरेन के लिए, इससे पहले कौन सा पढ़ा था, लोकल। लोकल के लिए भी हमें पेज 105 पे जाना पड़ेगा। इस साथ साथ पेज खोल के देख रहे हैं घर में, जो लिख रहे हैं हाथ खड़ा करें, आज खोल के देख लीजिएगा यार, आज तो बहुत ज्यादा मैंने रेफर किए हैं। पेज 105, भाईजान ये देखें, फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ लोकल, फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ लोकल। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, ओहो अनलकीली। चलें कोई नहीं, इसको ऐसा फिर कर लेते हैं कि यहाँ पे नोट का रेफरेंस भी दे देते हैं। 34 पॉइंट अभी मैं देता हूँ, ये 34.4 तो लोकल है ना, ये लोकल है ना भाई, लोकल एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स, जिसके साथ कंपनी ने इस साल ट्रांजैक्शन किए हैं। बाबर अली फाउंडेशन, इसमें हमने शेयर नहीं खरीदे हुए, ये हमारे कॉमन डायरेक्टर हैं इसमें,
बुल्ले शाह पैकेजिंग लिमिटेड, इसमें भी कॉमन डायरेक्टर हैं। पैकेजेस का डायरेक्टर और नेस्ले का डायरेक्टर कोई एक कॉमन होगा। टेट्रा पाकिस्तान लिमिटेड का डायरेक्टर, लम्स का कोई एक डायरेक्टर इधर भी डायरेक्टर है। तो किसी के शेयर नहीं खरीदे हुए हमने, किसी के शेयर नहीं खरीदे हुए। डन। तो ये क्या हो गई? कॉमन डायरेक्टरशिप्स। अच्छा, ये हो गया 34.4। इसको जरा मैं लोकल वाले पॉइंट से कंपेयर कर लूं। लोकल वाले पॉइंट से, लोकल वाला पॉइंट था किताब में पेज 225 पे ना, नेम ऑफ एसोसिएटेड कंपनी। नेम हम बता रहे हैं, ये नेम आ रहा है। नंबर 2 मैंने लिखा था बेसिस ऑफ रिलेशन, ये बेसिस ऑफ रिलेशन, ये हेडिंग देनी पड़ेगी, बेसिस ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट, एंड परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, वो इसलिए नहीं हम बता रहे कि हमने किसी के शेयर नहीं खरीदे हुए, हमारी रीजन ही क्या है? कॉमन डायरेक्टरशिप। डन। अगर किसी के शेयर खरीदे होते उसकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बता देते। फिर ऐसे नाम आता, फलां कंपनी है, हमारी सब्सिडरी है, हमने उसके 70% शेयर खरीदे, ऐसा कुछ आ जाता। अच्छा, अगली चीज भाईजान क्या होगी? ये आपने लिख लिया यहाँ पे जाके 34.4। 34.4 है नोट नेस्ले में, क्योंकि ये येलो नहीं हुआ हुआ, ये मैं हूं किताब के पेज नंबर 225 पे। बड़ी इजी इजी सी चीजें एंजॉय करें। अगले सफ़े पे आए, पेज नंबर 227। इन रिस्पेक्ट ऑफ एसोसिएटेड कंपनी, सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, होल्डिंग कंपनीज, फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड। अब ये फॉरेन की तरफ हम मूव करने लगे हैं, आउटसाइड पाकिस्तान। ये होगा नोट तारीख है 34.3 और ये पेज भी बनेगा 104। इसको पेज को भी सही कर लेते हैं, 104, 4 और 5 दोनों पे है, सही है बात। पेज 104 और 5 पे है और नोट नंबर 34.3 है नेस्ले। अच्छा यार, लिस्ट बता दें क्या क्या है, जरा याद ही कर लें। नाम, बेसिस ऑफ एसोसिएशन और कितने परसेंट हमने शेयर खरीदे हैं। 3 चीजें हैं, नेम, बेसिस ऑफ एसोसिएशन, वही चीजें, वही ऊपर पीछे वाली। परसेंटेज तो हमें गिवन होगी पेपर में। नेस्ले साउथ अफ्रीका, ये नेस्ले ऑस्ट्रेलिया, नेस्ले ब्राजील। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ फॉरेन एसोसिएटेड विद whom the company has entered into transaction during the year। अच्छा, ये नेस्ले स्विट्जरलैंड होगी फिर ये ऐसे कुछ लिखा होगा यार। नेस्ले इंडिया लिमिटेड हो तेरी खैर, इंडिया, इंडोनेशिया, घाना शाना, कंट्रीज ऑफ ऑपरेशन इनके लिखे हुए हैं। अच्छा यार, इसमें ना इसमें बड़ी अजीब सी चीज है। इनकी हमने लिस्ट क्यों दी है? इनकी लिस्ट हमने इस वजह से दी है कि हमने इंडिया की कंपनी के शेयर नहीं खरीदे हुए भाईजान, हमने इंडिया की कंपनी के शेयर नहीं खरीदे हुए, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया का डायरेक्टर और पाकिस्तान का डायरेक्टर नेस्ले का सेम नहीं है, ये भी वजह नहीं है। ना हमने इंडिया की कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, ना इंडिया का डायरेक्टर और पाकिस्तान का डायरेक्टर सेम है। इसकी वजह मैंने छुपाई भी है, ऊपर अभी पढ़ के आपको बताता हूं इस लाइन में। इन सब की वजह इसने ऊपर लिख दी है, वजह इसने साथ साथ यहां नहीं डाली। बेसिस ऑफ एसोसिएशन जिससे मैं कह रहा हूं, क्या 2 इंफॉर्मेशन आ गई? बोलें। नाम पता चल रहा है आपको इस कॉलम से? नाम पता चल रहा है? नाम। अच्छा, बेसिस ऑफ एसोसिएशन नहीं पता चल रही। नाम और कंट्री दोनों पता चल रहे हैं, नाम और कंट्री, नाम भी पता चल रहा है, कंट्री भी पता चल रही है। अच्छा, बेसिस ऑफ एसोसिएशन नहीं पता चल रही, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग भी नहीं पता चल रही। अब बेसिस ऑफ एसोसिएशन तो मिसिंग है डिस्क्लोजर में, वो जरा ढूंढते हैं जाके। वो वजह ये है कि हमने ना इंडिया के शेयर खरीदे हुए, पाकिस्तान नेस्ले ने इंडिया नेस्ले के शेयर नहीं खरीदे हुए। नंबर 2, पाकिस्तान नेस्ले और इंडिया नेस्ले का कोई डायरेक्टर कॉमन नहीं है। उधर पता नहीं कौन से धर्म डायरेक्टर होंगे, इधर पाकिस्तान के अंदर अमजद रशीद डायरेक्टर होंगे, तो कोई डायरेक्टर भी कॉमन नहीं है। वजह यह है कि जो पेरेंट कंपनी है ना, पेरेंट कंपनी नेस्ले की, उसने पाकिस्तान के भी शेयर खरीदे हुए हैं और उसने इंडिया के भी शेयर खरीदे हुए हैं, इसलिए हम दोनों को किसी ने खरीदा हुआ है। शायद ये वजह बनी है, ये वजह उसने इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश की है। ऑल फॉरेन एफिलिएट्स, इनका नाम इसने एफिलिएट्स रखा है,
सारे बहन भाई मेरे बाहर के मुल्कों में नेस्ले की कंपनीज, ऑल फॉरेन एफिलिएट्स आर रिलेटेड टू कंपनी, हमारे से उनका रिश्ता बनता है ड्यू टू कॉमन होल्डिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी। हमारी जो पेरेंट कंपनी है उसने सब में थोड़ी थोड़ी होल्डिंग की हुई है, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या कह रहे हैं, फॉरेन एफिलिएट्स, फॉरेन सब्सिडरीज नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे। तो वट एवर द रीजन इज मेंशन्ड इन पेपर, वो आपने एज इट इज यहां उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया करिए। बार बार क्यों नहीं लिखी ये रीजन इन्होंने बेसिस एसोसिएशन डाल के? वजह ही एक है ना, कोई वजह ही एक है। डन। तो अब यार मुझे बता दें टोटल डिस्क्लोजर कौन कौन से हो गए। सबसे पहले हमने कोई बिल्डिंग, लैंड, उनके एरियाज वगैरह और ये सारी चीज़ें बताई थी। इसके बाद मेरे ख्याल से हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी की थी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वगैरह। अगला डिस्क्लोजर बोलें प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला, ये 3 थे। और चौथा था लोकल सब्सिडरीज और एसोसिएट्स वगैरह, और अगला था फॉरेन। इन सबको हम जनरल डिस्क्लोजर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये P&L बैलेंस शीट से शायद वाज़े तौर पे लिंक ना हो सके, इसलिए इनको जनरल डिस्क्लोजर्स कह रहे हैं। डन। अच्छा, अब आईकैप ने एक एग्जांपल दी हुई है फॉरेन की, उसे टेक कर लेते हैं। आईकैप ने एक एग्जांपल दी हुई है फॉरेन की। Following particulars relate to associated companies incorporated outside Pakistan with whom the company has entered into transaction during the year. इससे हमने कोई ट्रांजेक्शन भी की होंगी। नेम पाकिस्तान, मैरॉक, फॉस्फोर, साउथ अफ्रीका। कंट्री मोरक्को। बेसिस ऑफ एसोसिएशन जॉइंट वेंचर विद फलां फलां ग्रुप। एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग 12.5%। तो ये 4 इंफॉर्मेशन यहां ज्यादा अच्छी दी हुई हैं एज कंपेयर टू नेस्ले, इसलिए इस एग्जांपल को आप टिक कर लें। अब करना क्या, ये चीजें याद नहीं करनी, बस ये 4 बातें जहन में रखें। नंबर 1 क्या बताने, नंबर 2 कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नंबर 3 एंड नंबर 4 चलें जी, अल्लाह का शुक्र है जनरल डिस्क्लोजर हमारे खत्म हुए, ये 2 रह गए हैं, 3 और 4। भाईजान इन दोनों में फ़र्क बताएं, लोन में और लोन फैसिलिटी में। लोन का मतलब है आपने बैंक से उधार ले लिया, लोन फैसिलिटी का मतलब है ले सकते हैं अभी लिया। तो लोन जो ले लिया है उसका डिस्क्लोजर तो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो बैलेंस शीट के मुंह पे नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर बैंक से वादा कर लिया कि तुमसे लोन ले लेंगे 2 साल बाद, अरेंज करके रखो पैसे, तो इसे क्या कहेंगे, लोन फैसिलिटी। जनरल नेचर ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटी, जनरल नेचर ऑफ एनी अवेलेबल टू कंपनी। तो उर्दू में आप लिख सकते हैं लोन ले सकते हैं बैंक से, लिया नहीं है, लोन ले सकते हैं बैंक से। लेकिन भाईजान ये नहीं बताने लग जाना कि जनरल टायर से एग्रीमेंट हुआ है तुमसे टायर ले सकते हैं। ओ भाई ये तो जनरल नॉर्मल चीजें चलती रहती हैं। ये ना बताना कि रबड़ वाले को कहा है तेरे से रबड़ ले सकते हैं, शीशे वाले को कहा है तेरे से शीशा ले सकते हैं। इन चक्रों में ना पढ़ो, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन है, मटेरियल चीजों को फारक करो। अदर देन ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट अवेलेबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब लिख लें, किसी से चीजें लेने का वादा किया हुआ है, चीजें लेने का, स्टॉक खरीदने का वादा किया हुआ है, तो ये शो करने की खास जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा, वो है फिक्स्ड एसेट खरीदने का वादा, वो शो करना होता है। ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, ये स्टॉक खरीदने का है, स्टॉक खरीदना, लेकिन स्टॉक खरीदने के वादे, ये शो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाईजान क्रेडिट फैसिलिटी होती क्या है? नॉट अवेल, अभी तक अवेल नहीं की होती। क्रेडिट फैसिलिटी होती है नॉट अवेल्ड, एंड नॉट अवेल एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की डेट पे अवेल नहीं हुई। अब यार ये ना पता नहीं आईकैप ने क्या किया, मुझे तो अजीब सी बात लगी है। एक क्रेडिट फैसिलिटी बड़ी स्पेसिफिक सी है जो सीए फाइनल में पढ़ाई जाती है, वो इसने यहां डाल दी है। वो फैसिलिटी है एलसी खुलवाने की। कभी लफ्ज़ सुने लेटर ऑफ क्रेडिट? किसमें, किस सब्जेक्ट में पढ़ा है? टैक्स में तो मैंने तो नहीं पढ़ाया था, पता नहीं टैक्स में कहाँ पढ़ा यार, नहीं पढ़ा, सुना हुआ है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक इस तरह का अरेंजमेंट है कि बाहर के मुल्क से हम कोई सामान मंगवा रहे हैं, बाहर के सप्लायर
को लगे कि मैं अदनान पैसे नहीं दे सकता, पता नहीं मैं दूं ना दूं, तो मैं जाता हूं पाकिस्तान के किसी बैंक के पास और मैं बैंक को जाके कहता हूं कि भाई आप मेरी जिम्मेदारी देते हो, मैं आपको कुछ सिक्योरिटी रखवा देता हूं, कुछ करता हूं, तो वो बैंक मेरी जिम्मेदारी दे देता है। तो जब वो फिर अगला बंदा रिलैक्स हो जाता है, यार अब एक बंदे को तो पकड़ना मुश्किल है, बैंक को शायद पकड़ना आसान हो, और वो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में बैंक से डीलिंग भी करते रहते हैं ऐसे लोग। तो इसलिए बैंक से जाके मैंने अपने लिए फैसिलिटी खुलवाई है, हो सकता है अभी यूज ना की हो, लेकिन मैंने अपने लिए फैसिलिटी खुलवा ली है कि मिजान बैंक तुम मेरी जिम्मेदारी देते हो कि मैं बाहर से चीजें मंगवा लूं, मिजान बैंक मेरी क्रेडिट रेटिंग वगैरह और मेरी रिप्यूट चेक करके हो सकता है मुझे गारंटी दे दे, तो ये मैं बाहर वाले बंदे को फिर बात कन्वे कर दूंगा। फैसिलिटीज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, facilities of letter of credit and letter of guarantees amounting to rupees itne and itne respectively are available to company against lien on shipping title document। कोई ना कोई हमने हो सकता है जो बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स बैंक को जमा करवा दी हो, ये चीजें तुम्हारी बन जाएंगी अगर मैंने उधार वापस ना किया, तो ये कुछ इस किस्म की चीजें आगे काट दें। अब ये प्लीज समझने के लिए भी नहीं है और मैं तो कहूंगा पढ़ने के लिए भी नहीं है, इस तरह की कोई लाइन आ गई तो पेपर में एज इट इज लिखने के लिए है, बस ये एक डिस्क्लोजर होता है जो अंग्रेजी में आप लिख देते हैं। अच्छा भाई, भाईजान फॉरेन डेटर किस टॉपिक में पढ़े थे हमने? फॉरेन डेटर IAS 21 में पाक रुपीज में कन्वर्ट करके सेल बुक होती थी और कैरिड ऑन भी पाक रुपीज में होता था। इसका डिस्क्लोजर देना है सिर्फ, फॉरेन डेटर एज ऑन का डिस्क्लोजर देना है या फॉरेन डेटर फॉर द ईयर का? डेटर तो आपके बहुत सारे होते हैं, अब डेटर्स में से बता दें कितने डेटर्स फॉरेन हैं और कितने डेटर्स लोकल है। लोकल बताने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट बाकी लोकल ही होंगे। डेटर में फॉरेन डेटर कितने हैं ये आपने डिस्क्लोजर देना है, एज ऑन या फॉर द ईयर? फॉर द ईयर तो सेल होती है, एज ऑन डेटर। इन केस वेयर द कंपनी इज मेकिंग कौन सी सेल? एक्सपोर्ट सेल। जैसे होंडा एटलस कार वाले पाकिस्तान में रहते हुए मुरलीधरन को गाड़ी बेचने श्रीलंका में, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी हैज मेड एक्सपोर्ट सेल फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल ट्रेड डेट। याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग का लफ्ज डेटर्स के लिए रिसीवेबल होता है और आउटस्टैंडिंग का लफ्ज लाइबिलिटीज के लिए लाइबिलिटी होता है। रिसीवेबल डेटर बताने हैं या फॉर द ईयर? फॉर द ईयर तो होते ही नहीं डेटर, सिर्फ रिसीवेबल एज ऑन। क्या क्या बताना है यार इसमें? नेम ऑफ कंपनी नंबर 1 और अंडरटेकिंग इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी, ये रिलेटेड पार्टी है तो वो भी बता दें। नेम ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टीज हो सकते हैं, फॉरेन डेटर भी मांग सकते हैं, जॉन माइकल भी हमारे पैसे लेके भाग सकता है, दूध के धुले हुए तो नहीं है वो। रिलेशनशिप इफ एनी, जो पैसे लेके भागा हमारा उससे रिश्ता क्या था, एंड द डिफॉल्ट अमाउंट। तो बैड डेट भी बताने हैं। अब आई के अपने को डिस्क्लोजर सा बनाया हुआ है, बस वही पढ़ लेते हैं। ट्रेड डेट्स, कहानी सुने। इंक्लूडेड इन, यार एक तो ये जो लफ्ज यूज करते हैं ना ये अजीब होते हैं। इंक्लूडेड इन रिसीवेबल फ्रॉम एक्सपोर्ट कस्टमर, इंक्लूडेड इन रिसीवेबल फ्रॉम एक्सपोर्ट कस्टमर इज एन अमाउंट ऑफ 2 million रिसीवेबल फ्रॉम ABC शू कंपनी पीरू। पीरू ये पीर साहब नहीं है पाकिस्तान वाले, ये बाहर वाले मुल्क का पीरू। पीरू अगेंस्ट एक्सपोर्ट सेल मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मेड एक्सपोर्ट सेल ऑफ, ये तो एडिशनल डिस्क्लोजर दिया है, ड्यूरिंग द ईयर सेल बताने की जरूरत नहीं थी, दे दिया, उसकी मर्जी है। टू ABC शू कंपनी पीरू थ्रू बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स। डिफॉल्ट शिफॉल्ट नहीं किया होगा इसने, अब मैं क्या करूं, हमारा किसी रिश्तेदारी भी नहीं होगी, रिलेटेड पार्टी कहीं नहीं लिखा हुआ। तो फीलिंग क्या आ रही है आपको? जो लिखा होगा वो एज इट इज उतार देने। यार बताएं दोबारा जल्दी जल्दी डिस्क्लोजर्स बताएं कौन कौन से हमने पढ़े हैं। बिल्डिंग्स वगैरह, प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्चुअल वाली भी और एक्चुअल वाली भी और कैपेसिटी भी, और शॉर्टफॉल की रीजन भी। आगे नंबर ऑफ कितने किस्म के, एज ऑन भी और फॉर द ईयर नहीं, बिल्कुल एवरेज। आगे
लोकल सब्सिडरीज वगैरह और एसोसिएट्स वगैरह, उनका नाम, उनसे एसोसिएशन की वजह और उनमें परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। और फॉरेन सब्सिडरीज, नाम भी, उनकी कंट्री भी, और बेसिस ऑफ एसोसिएशन भी, और इसके बाद लोन फैसिलिटी, एंड देन एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स, और अगर इसमें से कोई बैड डेट हुए हैं वो भी, और अगर उनका नाम भी, और उनसे हमारा रिलेशन भी। अच्छा, हाँ जी, न्यूमेरिकल अभी शुरू करने लगे हैं, क्योंकि ये मुझे पता है, इसलिए मैं स्टार्ट में थ्योरी पढ़ा दिया है कि अब न्यूमेरिकल शुरू करने लगे हैं। पेज 228 क्या मैं ये करवा के ना, पेज 228 का आपको डिस्क्लोजर बनवाया हुआ है, बस एक दिखाना है आपको। अच्छा, पेज 228 पे आए। ओए होए 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 वाह 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 वाह। रिक्वायरमेंट्स बैलेंस शीट की आ गई या P&L की आ गई या जनरल? P&L की 6 किसी को याद है? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कहां से आ गई यार? सेल, डोनेशन, एग्रीगेट रिम्यूनरेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव्स, रॉयल्टी, टैक्स 3 सालों का, और छठा वाला ऑडिटर। ये P&L के 6 थे। फिर आज जनरल हमने 7-8 पढ़े। अब कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? याद करनी नहीं, बस तो याद रखनी है, मैंने ये कहा था। यार ये मुंह क्या होता है बैलेंस शीट का? मुंह में चीजें डालनी है मुंह पे बैलेंस शीट की चीजें डालनी है या डिस्क्लोजर्स में? ये चीजें मुंह पे बैलेंस शीट की आनी चाहिए, ये चीजें बैलेंस शीट के मुंह पे नजर आनी चाहिए। क्या चीज? बोले रीवैल्यूएशन, ये तो बैलेंस शीट के फेस पे नजर आ रहा होता है। सरप्लस, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, पेड टू वापडा, पेड टू वापडा। क्या एंट्री बनेगी यार? वापडा वालों ने कहा यार हमें डिपॉजिट जमा करवाओ, हम आपका मीटर। रिसीवेबल फ्रॉम वापडा आफ्टर 10 साल डेबिट, अगर 10 साल बाद हमने इधर से दुकान शिफ्ट करनी हुई अपनी। रिसीवेबल फ्रॉम वापडा डेबिट, क्या ये रिफंडेबल होते हैं वापडा वाले पैसे। रिसीवेबल फ्रॉम वापडा डेबिट, कैश क्रेडिट। ये क्या हो गए बोले? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड, और कैश एंड बैंक बैलेंसेस। अच्छा यार, अब ना एक सवाल अराइज हुआ कि व्हाट इज अनपेड डिविडेंड एंड व्हाट इज अनक्लेम डिविडेंड। अच्छा, कंपनी ने ना डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, लेकिन अभी पेमेंट्स शुरू नहीं की। इसको क्या कहेंगे? अब शेयर होल्डर आ भी रहे, कह भी रहे मुझे दो, कंपनी कहती है बस 2-3 दिन में ना इंशाल्लाह चेक्स बनने शुरू हो जाएंगे, आप अभी वेट करें। तो ये क्या होगा? अनपेड। अनक्लेम क्या है? नहीं, अनक्लेम कंपनी ने पे करने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ लोगों ने आके अभी क्लेम करना शुरू नहीं किया। ठीक है, कुछ लोगों ने आके क्लेम करना शुरू, कंपनी ने पेमेंट शुरू कर दी हैं, लेकिन कुछ लोग सुस्त हैं, वो भी जाके क्लेम नहीं कर रहे। तो उन डिविडेंड्स को क्या कहा जाएगा? अनक्लेम्ड। तो लिख लें उर्दू में, कंपनी ने पे करना शुरू कर दिए, कुछ शेयर होल्डर्स ने भी आके क्लेम नहीं किया, और ये सब ने आके अभी तक नहीं लिया क्योंकि कंपनी ने अभी तक पेमेंट का प्रोग्राम नहीं बनाया। हाँ यार वो ठीक है, बट आजकल जिस तरह सिनेरियो चल रहा है, आप ऑब्वियसली उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, फिर अनपेड वाला सिनेरियो होता ही कम है। कुछ के ना बैंक अकाउंट्स अवेलेबल नहीं होते, चेंज हो गए होते हैं, उनमें फिर मसला आता है, फिर वो क्लेम नहीं करते तो हम अनक्लेम में डाल देते हैं। कंपनी ने पे करना शुरू कर दिया, कुछ मेरे जैसे सुस्त लोगों ने आके लिया नहीं है।
यार ये पढ़ लें या नीचे पहले एग्जांपल्स पढ़ लें? एग्जांपल्स पढ़ लें। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट के बारे में? कोई बिजनेसमैन है, कहते हैं मेरे पास 2 कनाल की लैंड है, 2 कनाल 2 मरले की, मेरे कब्जे में है, मेरे नाम है, एक्वायर्ड इन 2014 एट अ कॉस्ट ऑफ इतने, इज नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी। पोजेशन मींस कब्जा है मेरा, अभी तक मेरे नाम नहीं लग सकी। ऐसा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। आपने 7 वाले घर की जो है वो लैंड बाय की, उधर बैठे आपने पैसे दिए, जब एलडीए के दफ्तर में गए तो उधर पता चला कि वो ओनरशिप के ऊपर ही फटा पड़ा हुआ है। एलडीए वाले ने कहा ये फाइल डिस्प्यूटेड है। अब आप कह रहे हैं लैंड मेरे नाम लगाओ, मैंने पैसे पे किए हैं, मैंने करोड़ रुपया भी दे के आया हूं, तो आप कब्जा कर लेंगे उसके ऊपर, लेकिन आपके नाम नहीं होगी। तो ऐसी कोई लैंड है तो बैलेंस शीट में नजर आएगी जरूर, लेकिन नीचे डिस्क्लोजर में होगा कि अभी तक हमारे नाम ट्रांसफर नहीं। इस लैंड में क्या मसला बताएं? लैंड मेजरिंग 10 कनाल्स इज नीदर इन द नेम ऑफ कंपनी नॉर इन द पोजीशन ऑफ कंपनी। ये तो बदमाशों के पास है लैंड हमने खरीद ली है और हमने सोचा था वो जो बदमाश बैठे हुए हैं कुर्सियां डाल के और चारपाइयां डाल के क्लाशन में पकड़ के उनको हम जाके करेंगे, वो भाग जाएंगे। वो नहीं भागे। ना हमारा कब्जा है, ना हमारा कब्जा है उन पे लैंड पे, ना हमारे नाम लग रही है। हमने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया हुआ था, हमारे में इतनी जान नहीं थी। द कंपनी पेड 75 मिलियन बनता है। द कंपनी पेड 75 मिलियन इन जुलाई 2017 फॉर लैंड टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान रेलवेज। वो तेरी खैर, पाकिस्तान रेलवे से खरीदी थी ये ओपन नीलामी में, और बाद में नीलामी किसी ने चैलेंज कर दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, और लीगल केस अभी तक पेंडिंग है। अब उधर पटरियां बनी हुई हैं और हम समझ रहे हैं हमारी लैंड है, लेकिन उधर कोई लैंड इस्तेमाल नहीं करने दे रहा। तो अगर ऐसी कोई लैंड्स हैं आपकी तो बता दें यूजर्स को। वेयर एनी प्रॉपर्टी और एसेट एक्वायर्ड विद द फंड्स ऑफ कंपनी, फंड्स तो कंपनी के यूज हुए ना, एंड इज नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, वो नीचे ये वाली थी, एंड इज नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी और इज नॉट इन द, वो नीचे वाली थी, नॉट इन द पोजेशन ऑफ कंपनी। दिस फैक्ट, ये बात बता दें along with the reasons भी बताई हुई है नीचे। नॉट बीइंग इन द नेम और पोजेशन, क्या वजह है कि आपके कब्जे में नहीं है, एंड द डिस्क्रिप्शन लैंड यानी उसका नाम, डिस्क्रिप्शन वैल्यू भी यूजर को बता दें, एंड द पर्सन इन हुज नेम एंड पोजेशन इट इज हेल्ड। ये तो आपने यहां नहीं बताया, वैसे आपको बताना, इधर तो बताया रेलवे वालों की है ये भी, तो जिसके नाम है वो भी बता दें। तो ये मोटे मोटे इंफॉर्मेशन किसके बारे में बतानी है बोलें? प्रॉपर्टी और एसेट एक्वायर्ड विद द फंड्स ऑफ कंपनी एंड नॉट इन द नेम और पोजेशन ऑफ कंपनी। इसको भी पीपीई के नोट के दुम के तौर पे डाला जाएगा। ये बैलेंस शीट से लिंक हो सकता है, बैलेंस शीट से लिंक हो सकता है। लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड। क्या मतलब? यार ये मैंने आपको नहीं, लीज वाली नहीं, लीज वाली तो राइट ऑफ यूज में जाती हैं। ये मैंने आपको बताया था कि लाहौर में ये है कि आप कोई ज़मीन खरीदें ना तो बस आपके नाम है, अब आप ही के नाम है। इस्लामाबाद में ये चक्कर है, कोई आप ज़मीन खरीदें पैसे फ़ौरन दे देते हैं, लेकिन इस्लामाबाद वाले कहते हैं 99 ईयर्स बाद जो है वो हम इसको वापस ले लेंगे। तो कुछ इस किस्म की कुछ जगह पे पाकिस्तान में है। तो फ्री होल्ड को अलग बताएं और लीज होल्ड। फोर सेल्स वैल्यू शैल बी डिस्क्लोज्ड इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी। एक एसेट की बीवी है 5 लाख, उसकी फेयर वैल्यू है 7 लाख। तो IS 16 कहते हैं इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाओ, कोई मसला नहीं। हमारा कंपनी लॉ कहता है इसकी 4 सेल वैल्यू बताओ। बताएं जी, ये फेयर वैल्यू से कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। कोई बंदा मिसाल दे दे 4 सेल वैल्यू क्या होती है? आपके पास एक लैंड है, उसकी कीमत है 7 लाख। आपने 3-4 प्रॉपर्टी डीलर के पास जाके पता किया, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 7 लाख की बिक जाएगी, आप परेशान ना हो। एकदम आपको डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आ गई, भाईजान आप सब छोड़ें, आप अमेरिका आ जाएं, छोड़े परे, आप अमेरिका आ जाएं। अब आप फौरन प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, भाईजान 7 लाख का, प्रॉपर्टी डीलर ने कहा 7 लाख की है लेकिन इतनी जल्दी में तो नहीं अब हो सकता ना। अब और प्रॉपर्टी डीलर को भी अंदाजा हो गया मजबूरी है आपकी, मैंने कहा अब ग्राहक आपको ढूंढ देते हैं कोई, लेकिन अब ऑब्वियसली इतने की तो नहीं आपकी बिकेगी। तो मजबूरी में जो चीज़ हम बेचते हैं ना उसे क्या कहते हैं? 4 सेल्स वैल्यू। तो मजबूरी की वजह से आपको फेयर वैल्यू रियलाइज नहीं होती। यानी कि मैं अभी खड़े होकर कहूँ कि आपने क्लास में ही अपना मोबाइल बेचना है तो ऑब्वियसली फेयर वैल्यू पे नहीं बिकेगा, मजबूरी में खड़े होकर सस्ता ही बिकेगा। 4 सेल्स वैल्यू।
मरी के अंदर जो हुआ था, अब लोग अपनी मिसाल के तौर पे कहते हैं हमारी जेबों में पैसे नहीं है, हमारे मोबाइल ले लो, तो अगर इलाके वालों ने मोबाइल नहीं होंगे तो फेयर वैल्यू पता नहीं खरीदे होंगे उनसे। तो फोर्स सेल्स वैल्यू, अब ये कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है, ये IFRS में नहीं लिखा हुआ कहीं। तो पाकिस्तान का लोकल लॉ क्या कहते हैं जी, दो वैल्यूज बताओ। नंबर 1 फेयर वैल्यू तो बतानी है ना, वो तो छोड़ें, एक वैल्यू और बता दो, जिन एसेट्स को रिवैल्यू अमाउंट पे रखा हुआ है सिर्फ उनका क्या बता दो, लेकिन जिनको कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है उनकी फोर्स सेल वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट भी बताना चाहिए। फोर्स सेल्स वैल्यू शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन। भाईजान ये अल्लाह का शुक्र है, वो सवाल याद है एनजे एंटरप्राइज वाला, ये एनजे एंटरप्राइज वाले में हम बना चुके हैं। ये डिस्क्लोजर आपने तब बनाना है जब आपके मिसाल के तौर पे कई एसेट्स बिके और जो एसेट्स आपके बिके उनकी कंबाइंड बीवी 5 मिलियन से ज्यादा है और इंडिविजुअल बीवी 5 लाख से ज्यादा है। जिन्होंने वैसे टैक्स पढ़ा हुआ है उनको पता होगा, एक दफ़ा इस तरह की बात की थी कि टोटल अकाउंट का इतना बन जाए और इंडिविजुअल पेमेंट्स इतनी हो जाएं, कुछ उस किस्म की बात है। बहरहाल जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ कोई मसला नहीं, बड़ी सादा सी बात है। जितने भी आपके साल में एसेट्स बिके अगर उनकी टोटल बीवी 50 लाख से ज्यादा हो और उस इंडिविजुअल एसेट की बीवी 5 लाख से ज्यादा हो तो आप यूजर को उसकी कॉस्ट बताएं, बुक वैल्यू बताएं, सेल प्राइस बताएं, उसका गेन लॉस बताएं, पर्टिकुलर्स ऑफ बायर बताएं, मोड ऑफ डिस्पोजल बताएं। इस एसेट का बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? 5 लाख से कम है। और अगर मजे की बात सुने, आपका टोटल 5 मिलियन से बड़ा ही नहीं, फिर 6 लाख और 7 लाख वाले के बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है, फिर उसके लिए भी बताने की जरूरत नहीं है। तो पहली शर्त बताएं, टोटल किससे ज्यादा हो, 5 मिलियन से ज्यादा हो और इंडिविजुअल एसेट तो उसका डिस्क्लोजर बनता है। अब ये नोट हुआ है सारा, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन अगले सफे पे है, ट्राई करें। कोई कंपनी है, उसने क्या, मैंने पीपीई बेचे हैं ड्यूरिंग द ईयर, 25 लाख का एक प्लांट बेचा है, उसकी बीवी 25 लाख का नहीं बेचा, 25 लाख वाला प्लांट बेचे, 36 लाख वाला प्लांट बेचे, 3 लाख वाली गाड़ी बेची है, 6 लाख वाली गाड़ी बेची है, 4 लाख 30,000। ये टोटल बता दें, इज इट ग्रेटर देन 5 मिलियन? क्या इस कंपनी ने डिस्क्लोजर बनाने हैं? किन एसेट्स के बनाने हैं, किन के नहीं? जिनका इंडिविजुअल 5 लाख से, तो प्लांट 1, प्लांट 2 और व्हीकल 2 डन। साल का टोटल 50 लाख से ज्यादा, इंडिविजुअल। इज डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड फॉर पीपी डिस्पोज्ड ऑफ बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन? बहुत तरीका है, सोल्यूशन ही नहीं है। तो आंसर इसका यह है कि डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है प्लांट 1 का और व्हीकल 2 का। इसको ना अब आपने बड़े इंटरेस्ट से और शौक से देखना है। इसका नेस्ले का पेज नंबर किसी को याद है? मैंने बताया था 95 लिख लें, फिर देखते हैं जाके। पे ना आपने एक चीज ऑब्जर्व करनी है बड़ी गौर से। प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी बीवीज 5 लाख से ज्यादा हैं, तो क्या क्या डिस्क्लोज करना है? कॉस्ट भी, बीवी भी, सेल प्राइस भी, गेन भी, मोड ऑफ डिस्पोजल भी, पर्टिकुलर बायर भी, रिलेशनशिप विद द कंपनी।
ये सारी बीवीज 5 लाख से ज्यादा हैं। और भाईजान ये देखें एसेट्स विद बीवी लेस देन 5 लाख भी इन्होंने बेचे हैं, लेकिन इनका डिस्क्लोजर नहीं दिया। ये भी वैसे फरमाइशी प्रोग्राम ही है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। ना ये बताया किसको बेचे हैं, ना कितने का, ना जो है कोई डिटेल नहीं बताई भी, बल्कि इनको सारे को मेरे ख्याल से क्लब कर दिया है, क्योंकि इनके साल की बीवीज 133 मिलियन है। साल की बीवीज कितनी है? 133 मिलियन। तो बता दें क्या इज इट ग्रेटर देन 5 मिलियन? तो अब आप पे सफ़े पे लिख लें, पेज नंबर कौन सा, 95, और वहां लिखें अपनी किताब पे 133326000 इज ग्रेटर देन 5 मिलियन। ये फिगर ना, क्योंकि आप सर्कल नहीं लगा सकते, आपके पास नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपने कोई लेनी हो ना किसी कंपनी की, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में चले जाएं और वहां पे आपको वो फ्री मिल जाती हैं। आप 4, 5, 6 कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आराम से लेके आ सकते हैं। वो 5, 6 कंपनीज की एक वक्त में दे देते हैं। भाई को साथ ले जाएं 10 मिल जाएंगी। तो वो हर बंदे को स्टॉक एक्सचेंज वाले मुफ्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं। 5 एक वक्त में हमारे ज़माने में, जो मुझे याद है, मिल जाती थी। तो किसी भी कंपनी के आपने फाइनेंशियल, सीए फाइनल वाले अक्सर जाते हैं 10-15 फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के ले आते हैं। तो वो प्रिंटेड फॉर्म में बड़ी खूबसूरत लश-पश किस्म की घरों में पड़ी होती हैं फिर लोगों के, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स को तो लिफ्ट नहीं करानी होती उन्होंने, वो तो हमें ही चीज़ें समझनी है, तो हम ही जाके ले आते हैं। फिर उधर स्क्रैप ही पड़ा होता है सारा, वो पूरे कमरे भरे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। आप जाएं जिस कंपनी की पसंद करें ले आए। बहरहाल ये नेस्ले की नहीं मिलेंगी, ये बहुत पुरानी हो गई हैं, 2019 की हैं। डन जी। तो ये यार मुझे ये तो फरमाइशी प्रोग्राम लगे, मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं होगी पेपर में, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस हमारा डिसीजन ये होना चाहिए कि सिर्फ किन एसेट्स का डिस्क्लोजर देना है जिनकी बीवी 5 लाख से, अगर सारे एसेट्स की बीवी साल की 5 मिलियन से ज्यादा। बहुत हो गई है यार, न्यूमेरिकल शुरू करें। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का न्यूमेरिकल। जी 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 माय डियर। अच्छा हाँ यार, इसका डिस्क्लोज क्या क्या करना था, वो तो नजर ही नहीं मारा हमने। डिस्क्लोज क्या क्या करना था? In case of sale of fixed asset, if aggregate BV exceed 5 million, following particulars of each asset having BV of total BV 5 मिलियन से ज्यादा, अकेली BV 5 लाख से ज्यादा। कॉस्ट बतानी है, बुक वैल्यू बतानी है, सेल प्राइस बतानी है, मोड ऑफ डिस्पोजल बताना है, पर्टिकुलर्स ऑफ बायर बताने, गेन लॉस बताना है, रिश्ता इफ एनी विद द परचेजर, परचेजर के साथ क्या रिश्ता है, आपका या आपके डायरेक्टर का। अब आई कैप जो है ना आपके लेवल के सवाल देने लग गया पेपर में, बिलियंस के अंदर। तो बिलियन में सवाल आ जाए ना तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका लेवल बिलियंस वाला है। इंशाल्लाह बिलियंस रुपए होंगे, आप लोग ऐसे खर्चेंगे पता ही नहीं चलेगा, एक हाथ से आ रहे होंगे दूसरे हाथ से जा रहे होंगे। अच्छा जी, लेक्चर नोट्स कितने? लेक्चर नोट्स हाँ न्यूमेरिकली शुरू करने लगे माय डियर। निकालें ये सवाल, फिक्स वाले के नीचे है, पेज नंबर 415। ओके कंपनी को पैसे चाहिए तो क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल क्रेडिट। भाई ने कंपनी को कहा यार मैं भी कंपनी का मालिक बनना चाहता हूं, तो कंपनी ने कहा भाई पैसे लाएं। भाई ने कहा पैसे तो रहने दो यार, पैसे रहने दो, ये मैं आपको ना एक बिल्डिंग दे देता हूं, मैं आपको बिल्डिंग दे देता हूं। तो आप बता दें जी कंपनी क्या एंट्री करेगी? बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग नहीं बिल्डिंग, बिल्डिंग डेबिट और शेयर कैपिटल। तो जब कभी कंपनी लॉन्च करती है अपने शेयर्स, तो कुछ लोग घरों से पैसे लाते हैं
जैसे वो वन डिश पार्टी होती थी, कुछ लोग घर से बना के लाते थे, कुछ घर से छोटा भाई ले जाते थे। तो इसी अच्छा, तो इसी तरह जब कंपनी लॉन्च होती है तो कुछ लोग घरों से पैसे लाते हैं, कुछ घर ही ले आते हैं, यानी ये बिल्डिंग हमारी तरफ से। पढ़ो। QL is listed on Pakistan Stock Exchange, मेहरबानी। Summarize trial balance as follows, मेहरबानी। Description, ordinary share capital and share premium। ये क्वांटिटीज हैं या रुपीज इन मिलियन है? कंसोलिडेशन हो, फाइनल अकाउंट हो, जहन में रखना है क्वांटिटीज किधर गिवन है और रुपीज किधर गिवन है। अच्छा, जरूरी नहीं होता शेयर 10 रुपए का ही हो, सवाल बताएगा तो शेयर 10 रुपए का। अच्छा, आगे जाने से पहले आप ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि नीचे शेयर लिखा हुआ है 10 रुपए के। कितने शेयर बनेंगे यार? एक्सेलेंट, 600 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 600 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज। सवाल है, सवाली है आज की? सवाली। अच्छा जी, 600 मिलियन शेयर्स हैं रुपीज 10 ईच के। ये जो ट्रायल में शेयर कैपिटल आ रहा है, ये वो है जो आ चुके हैं पैसे या जो आ सकते हैं? नहीं, ट्रायल में जो आ रहा है उसकी तो डबल एंट्रीज हो चुकी है ना, ये पैसे आ चुके हैं। अदर इंफॉर्मेशन में आए, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, कितना सरमाया इकट्ठा हो सकता था? 1 बिलियन शेयर्स। अच्छा यार, ये 1 बिलियन को ना अब आपने कैसे चलाना है, इसका तरीका देखिएगा। ये 1000 हो गया, ये 1 मिलियन हो गया, और ये 1 बिलियन हो गया। तो हजरात कितने शेयर हैं? 1 बिलियन। पाइजान क्वांटिटी है 1 बिलियन शेयर्स। इट इज क्वांटिटी। 1 बिलियन शेयर्स, it is quantity. Can I say that 1 billion shares is equal to 1000 million shares? बस इस सवाल में एक समझने वाली चीज है। कैसे, मैंने कैसे कन्वर्ट किया? ये क्वांटिटी से भी मैं खेल रहा हूं, ये मैं अभी क्वांटिटी से खेल रहा हूं, मैं अभी रुपीस की तरफ नहीं गया। कैसे किया मैंने, आपको पता चल गया होगा। मैंने असल में ये 1 बिलियन था, इसमें से जब मैंने 6 सिफर उड़ाए तो अब इसके साथ मैं बोल सकता हूं 1000 मिलियन। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये पहले क्या था, लाइन लगाने से पहले क्या था? 1 बिलियन था। अगर मैं लाइन लगा दूं, अब मैं क्या बोलूंगा? 1 बिलियन या 1000 मिलियन? 1000 मिलियन। ये जरा नोट कर लें, आगे चलते। तो 1 बिलियन शेयर्स इज इक्वल टू 1000 मिलियन शेयर्स। इसको यहां से लेके चलते हैं ना। 1 बिलियन शेयर्स इज इक्वल टू, अब जरा पूरी बात आ गई। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई डियर क्वांटिटीज। तंग करती हैं चीजें पेपर में, इसलिए चीजों को वेटेज दें। 1 बिलियन शेयर्स इज इक्वल टू 1000 मिलियन शेयर्स। अब मेरा मशवरा है कि सवाल को ना बदल लें, क्योंकि सवाल हमने मिलियन में करना है, तो इसलिए ना 1 बिलियन के ऊपर लिख लें समझने के लिए 1000 मिलियन शेयर्स। और अब ना सवाल की सेंस बड़ी मजे की बन गई। ऊपर 600 मिलियन शेयर हैं और नीचे 1000 मिलियन शेयर हैं। अब जरा सवाल पढ़ने में मजा भी आ रहा है, क्योंकि चीजें मैच हो रही हैं। तो कितने शेयर इशू कर चुके हैं? 600 मिलियन शेयर, या 600 शेयर इशू कर चुके हैं। कितने कर सकते हैं? 1000। अच्छा जी, मैं आगे नहीं पढ़ा, पहले यहां तक मुझे
बैलेंस शीट बनवा दें। अच्छा सवाल में ना कंपैरेटिव, ये ब्रैकेट वाली बात जरा छोड़ें। प्रिपेयर बैलेंस शीट अलॉन्ग विद द रेलेवेंट नोट्स। बैलेंस शीट बनानी है और नोट्स बनाने हैं। तो मैंने कहा था जब नोट्स बनाने होते हैं ना तो कल वाले सवाल की तरह बस एज इट इज चीजें उठा लिया करें, इनके अंदर हमने कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी होती। तो इन दोनों फिगर्स को मैं एज इट इज उठा रहा हूँ, बैलेंस शीट के फेस पे पोस्ट कर रहा हूँ, फिर ये लाइन इंशाल्लाह हमारे नोट बनाने के लिए, इसको मैं बाद में देखता हूँ। तो यहाँ तक आप मुझे इन्फॉर्मेशन लिखवा दें बैलेंस शीट के मुंह पे। कंपनी का नाम QL, स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 2018, इक्विटी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अच्छा इसको ना डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर दें क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आगे कहीं यूज नहीं होनी। अच्छा ब्रैकेट में क्या आना है और इधर क्या आना है ये आपने लिखना है अभी खुद ही। अगला बोलें, डबल एस ही आता है ना। इशूड शेयर, इशूड भी कहते हैं इसको, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप। पता है इसे इशू सब्सक्राइब पेड अप इसलिए कहते हैं, कंपनी ने इशू किया, लोगों ने सब्सक्राइब करके पैसे पे कर दिए। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। और आगे शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग वगैरह सवाल में अवेलेबल नहीं है। शेयर प्रीमियम ये रहा पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है बनाना वाला, उसको मैंने 2-3 हिस्सों में तोड़ के तकसीम किया हुआ है, छोटे छोटे सवाल करके करेंगे। अच्छा जी हाँ यार इसके नीचे जगह छोड़े ना। शेयर प्रीमियम, पहले शेयर प्रीमियम मुझे बता दें कितना है। 500। इसके साथ तो कुछ नहीं लिखना, इसकी टेंशन नहीं है। अब मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूँ, ये ब्रैकेट में कुछ लिख लें और इधर कुछ लिख लें। ये हमने लिखा हुआ है उस BS सेट वाले सवाल में, पास पेपर क्वेश्चन 1 में। एडजस्टमेंट 2 नहीं पढ़नी। हाँ जी अच्छा इंटरेस्टिंग बात आपने नोट की, सवाल में क्या था? सवाल में इशूड वाला शेयर कैपिटल रुपीज में गिवन था, उसे मैंने क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया था, और ऑथोराइज्ड वाला क्वांटिटी में गिवन है, उससे मैं रुपीज में कंपेयर करूंगा। गिवन तो सवाल में ये वाला किस में था? रुपीज में। और ये वाला किस में था? तो कोई मसला नहीं, दोनों को वाइस कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके रुपीज पकड़ लेता हूं, 6000 रुपीज इन मिलियन, और इसको इधर किस में कन्वर्ट कर दूं? क्वांटिटी में। ऑथराइज वाले हैं, सॉरी 6000, 600 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। चलें जी, इसका बताएं आप। ना इसमें ये ना मुझे पहले लिखवाएं, जो सवाल में गिवन है वो लिखवाएं। सवाल में ये गिवन था, उससे मैंने ये निकाला। इधर सवाल में गिवन है 1000 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। यानी जैसे शुरू वाली क्लास में आपसे बात हुई थी, 1000 बंदा 10 रुपए वाली टिकटें लेगा और चिड़ियाघर में चला जाएगा। तो 1000 ज़रब 10, हाँ यार यहाँ 1 बिलियन भी लिख सकते हो, बेहतर है, इधर आप आसानी के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, इधर आओ भाई।
नेस्ले ने डिविडेंड का ऐलान किया, वो बताने लगा। नेस्ले ने डिविडेंड का ऐलान किया, अगर नेस्ले के पास पैसे हैं तो नेस्ले अपने शेयर होल्डर को कहेगा पैसे ले लो। अगर नेस्ले के पास पैसे नहीं है तो नेस्ले प्रिंटिंग मशीन से शेयर प्रिंट करके दे देगा। तो आज बोनस शेयर्स की एंट्री पहली दफा आपके सामने मैं करने लगा हूं। कैश डिविडेंड, बोनस डिविडेंड। भाईजान मिला नहीं है, हम नेस्ले हैं, बांटा है। फर्ज कर लें ये जो हमारी क्लास में, यार काजी, फर्ज कर लें ये जो हमारी क्लास में इस वक्त 100 बंदा बैठा हुआ है, ये 100 बंदा नेस्ले का शेयर होल्डर है। तो नेस्ले ने पहले साल हम गए तो हमें कैश दे दिया, अगले साल हम नेस्ले के पास गए, यार वो डिविडेंड आपने बांटना था, उन्होंने कहा यार पैसे तो नहीं है तो हम आपको ना प्रिंटिंग मशीन से शेयर प्रिंट करके दे देते हैं। तो नेस्ले एक बात याद रखिएगा, ड्राइंग डेबिट करेगा, ड्राइंग डेबिट, जो मर्जी सिनेरियो हो ड्राइंग डेबिट करेगा। और ये ड्राइंग ना बिजनेस का खर्चा नहीं होता, ये असल में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाती हैं। तो डिविडेंड ड्राइंग, तो इंट्रो की क्लास की बात कर रहा हूं ना, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट जो होता था एंट्री, तो डिविडेंड डेबिट करेगा और डिविडेंड डेबिट पोस्ट कहां करेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। डन। तो ये नेस्ले डिविडेंड बांट रहे। इधर नेस्ले ने कैश दिया है और इधर शेयर दिए। याद रखिएगा बोनस शेयर की एंट्री में कभी भी शेयर प्रीमियम नहीं हो सकता। बोनस शेयर हमेशा किस पे इशू किए जाते हैं, ऑलवेज फेस वैल्यू पे। बोनस शेयर किस पे इशू किए जाते हैं, ऑलवेज फेस वैल्यू पे। इंशाल्लाह बोनस शेयर की एक एंट्री भी है जो हमने फाइनल अकाउंट के सवाल में पोस्ट भी करनी है एक जगह पे। तो ये भाई एक नया कॉन्सेप्ट है फाइनल अकाउंट में, ये लिख लें, FR1 वाला। पेबल कर लो, पेबल कर लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। मैंने असल में आपको समझने के लिए लिखा था इधर, और कल कल को जब पे होगा तो पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 1 by 1 जी, फेस वैल्यू पे होता है। वो कई दफा ना लोग शेयर प्रीमियम अकाउंट पहले से पड़ा हो तो शेयर प्रीमियम डेबिट करके शेयर इशू कर देते हैं, वो और चीज है। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं हो सकता कि शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा हो, शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो रहा हो। अच्छा ये किससे किसकी तरफ जा रहा है पैसा? फर्ज करें नेस्ले वाले पहाड़ पे खड़े हैं, ठीक है, नेस्ले वाले पहाड़ पे खड़े हैं और हम शेयर होल्डर्स पहाड़ के जड़ में खड़े हैं और नेस्ले वाले पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं। तो ये नेस्ले से शेयर होल्डर्स की तरफ पैसा जा रहा है या फिर शेयर जा रहे हैं? ये तो तब होगा जब नेस्ले हमें पहाड़ की चोटी से पहाड़ की जड़ में शेयर होल्डर्स खड़े हैं, उनको कुछ बांट रहा हो। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है जिंदगी के किसी मोड़ पर, चले नोट करने देता हूं आपको, कि नेस्ले इज इन नीड ऑफ मनी, नेस्ले इज इन नीड ऑफ मनी, इज इन नीड ऑफ एसेट्स। अब क्या होगा, हम खड़े हैं जमीन पे और नेस्ले पहाड़ की चोटी पे है। अब हमें इधर से नया कैपिटल नेस्ले रेज कर रहा है, हमें इधर से पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। अब क्या एंट्री होगी, नेस्ले इशूड शेयर्स। नेस्ले ने शेयर इशू किए लेकिन अब हमसे पैसे मांगे हैं, तो अब जमीन से आसमान की तरफ हम उन्हें क्या भेज रहे होंगे, पैसे। नेस्ले के अकाउंटेंट बने, नेस्ले के पास कैश डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, और नेस्ले इशूड शेयर फॉर कैश, नेस्ले इशूड शेयर फॉर कैश, नेस्ले इशूड शेयर अगेंस्ट
बिल्डिंग अगेंस्ट बिल्डिंग। अब शेयर होल्डर नेस्ले को कह रहे हैं भाईजान तू पहाड़ पे ही रहे, हम ऊपर एक इमारत भेज रहे हैं, बनी बनाई तैयार छतें, तैयार बिल्डिंग्स, अब तो कैबन पूरे पूरे तैयार मिलते हैं। अब ये शादियां जो फार्म हाउस के अंदर होती हैं उसमें वॉशरूम वगैरह वो पूरे तैयार ही नीचे, आपने देखा होगा यार, हद हो गई, तो देखा होगा उसको क्या कहते हैं पता नहीं आप लोग, कंटेनर टाइप, कंटेनर टाइप, वो तैयार कंटेनर हमने ऊपर भेज दिया उनके लिए। चलो भाई, तो अब नीचे से ऊपर चीजें जा रही हैं क्योंकि नेस्ले इज इन नीड ऑफ मनी और इन नीड ऑफ एसेट्स। तो नेस्ले पहाड़ की चोटी पे होगा, हम नीचे से क्या भेजेंगे, बिल्डिंग, बिल्डिंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। इधर भी शेयर प्रीमियम इन्वॉल्व हो सकता है, कोई मसला नहीं, इधर भी शेयर प्रीमियम इन्वॉल्व हो सकता है। हाँ जी, नहीं, कोई मसला नहीं। आप बिल्डिंग के 50 रुपए ले लो, 30 रुपए फेस वैल्यू में और 20 रुपए प्रीमियम के बाद में, प्रीमियम पे इशू हो जाता है, कोई मसला नहीं। अच्छा, प्रीमियम वो इस सिनेरियो में हो सकता है, वो इस सिनेरियो में हो सकता है, प्रीमियम डेबिट। वो कोई सवाल अगर बता देना यार, ये बहस कुछ लोग कर रहे हैं, वो जरा सुन लें इनकी बात का जवाब क्या है। असल में FR1 में ये पड़ा हुआ है, ICAP को मैंने बल्कि ईमेल भी की था, उन्होंने कहा था आपकी मर्जी है कि जो बोनस शेयर है ना वो चाहे रिटेन्ड अर्निंग में से बांट दो, चाहे शेयर प्रीमियम में से बांट दो। तो कभी शेयर प्रीमियम यहाँ डेबिट भी हो जाता है, लेकिन उस बहस को भी छोड़ें। तो चलें जी, नोट करें, नेस्ले अनाउंस डिविडेंड, बी क्विक यार, फाइनल अकाउंट में किताब पे ऐसी चीजें नोट कर लिया करें। दूसरा भी दिखा देता हूँ, अभी कुछ लोग ये नोट कर रहे थे ना असल में। अच्छा, अब आज के बाद ये बात याद रहेगी, पहाड़ से जमीन की तरफ, जमीन से पहाड़ की तरफ। अगर नेस्ले ने कुछ कमाया तो हमें पहाड़ से भेज दे नीचे, पैसे कमाए हैं पैसे भेज दे, पैसे नहीं है इस वक्त तो शेयर भेज दे। और अगर नेस्ले को पैसे चाहिए तो हम फिर जमीन से ऊपर भेज देते हैं इसको। इसी तरह सफर में होता है, पहाड़ गुजर जाता है, आप सोए होते हैं, ओ पिंडी आ गया यार, मैंने तो वो सॉल्ट रेंज देखनी थी यार। जी, और भी कुछ आप बता दें, बेरा भी देखना था मैंने, आपने चक्री देखना होगा। चलिए सवालों की एडजस्टमेंट्स पढ़ें यार, ये ना लफ्ज हाईलाइट कर लें, इशूड शेयर्स। अब जा रहे भाईजान, ये हमने 2 सिनेरियोस पढ़े हैं। ये कौन सा सिनेरियो है, 80 मिलियन शेयर, नहीं यार, ऊपर देखो एज बोनस। तो भाई ये कोई रट्टा रुट्टा प्रोग्राम नहीं है कि बोनस, तो देखें बोनस शेयर इशू हो रहे हैं, मींस बोनस डिविडेंड है ये, ठीक है। उधर बोनस शेयर इशू होकर कैश या बिल्डिंग आ रही थी, लेकिन ये क्या है, बोनस शेयर इशू हो रहे हैं। इसका नाम भी लिख लें, बोनस शेयर इशू। नेस्ले ऊपर से क्या भेज रहा है, बोनस। बोनस या पैसों के अगेंस्ट, बोनस या पैसों के अगेंस्ट। तो इसका मतलब है नेस्ले अब हमें शेयर भेज रहे हैं, नेस्ले ऊपर है, हम जमीन के ऊपर हैं, वो हमें वहां से शेयर भेज रहे हैं, पहाड़ की चोटी से मुफ्त के शेयर भेज रहे हैं। बोनस शेयर इशू हुए में 80 मिलियन शेयर वर इशूड एज बोनस शेयर। रुक जाएं, इन द प्रीवियस ईयर्स, वैसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आपसे पूछ रहा हूं, इसकी एंट्री क्या हुई होगी, इसकी एंट्री पिछले साल हो गई हुई है, ठीक है। इसकी एंट्री क्या हुई होगी प्रीवियस ईयर में। अभी 4 एंट्रीज आपको मैंने करवाई थी। हमें पैसे भेजे हैं या शेयर भेजे हैं, शेयर भेजे हैं। कितने, 80 मिलियन शेयर। एक शेयर कितने रुपए के है,
₹10 का बोनस शेयर। हम वी वर इन नीड ऑफ मनी, हमने पैसे मांगे, उसने कहा पैसे नहीं है, शेयर ले लो। नेस्ले वाज इन नीड ऑफ मनी, नहीं, पहला वाला सिनेरियो है। तो बोनस शेयर बोलें जी, ड्राइंग डेबिट यानी ओनर को पैसे चाहिए ना, या अर्निंग कम हो गई और क्या इशू कर दिए, शेयर। ये पिछले साल एंट्री अल्लाह का शुक्र है हो चुकी है, सिर्फ आपको बता रहा हूं कितने की हुई है, 800 की। अगली एंट्री देखें जी, वो हो सकता है कैश होने की सूरत में भी हो जाए, वो तो कोई मसला नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मर्जी है। 80 million shares were issued as bonus share in the previous years, whereas 20 million shares were issued as a consideration for purchase of building, as a consideration for purchase of building at a market price of rupees 15 per share. 20 million shares were issued as a purchase of building. अब देखें एंट्री कौन सी बन रही है, 20 million shares were issued as a purchase of building. तो एक तरफ हम शेयर इशू करें, दूसरी तरफ क्या खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं। डन, ऊपर भेज रहे हैं बिल्डिंग। हाँ जी, यार ये देखो ना, वेयर एज का मतलब है अगली बात शुरू हो गई है, वेयर एज, और इसके साथ साथ 20 मिलियन वर कर दिए गए थे। हो सकता है ये भी पिछले सालों में जब भी हो। ऑफ विच तो नहीं लिखा हुआ, ऑफ विच तो नहीं लिखा हुआ, वेयर एज लिखा हुआ ना, और उसकी कोई सेंस नहीं बनती। बोनस शेयर की ना एक फिक्स एंट्री है, इसको हम बदल नहीं सकते, इसमें बिल्डिंग डाल नहीं सकते, ठीक है। और वेयर एज लिखा हुआ है, वेयर एज 20 मिलियन शेयर्स वर इशूड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, शेयर वर इशूड की एंट्री बताएं, 20 मिलियन शेयर वर इशूड, शेयर कैपिटल क्रेडिट फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। अब मैं नेस्ले का अकाउंटेंट हूं, ऊपर से तो मेरे पास क्या आ रही होगी, नीचे से बिल्डिंग, 15 रुपए है, प्रीमियम पेपर एंट्री करनी है, बोलें जी। बिल्डिंग परचेज की, उसके बदले क्या इशू की है, शेयर। एंट्री बोलें, बिल्डिंग डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अच्छा, ऐसी एंट्री के अंदर आप बेशक पहले बिल्डिंग को डेबिट कर लिया करें 15 रुपए से, नहीं करना तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर लें 10 रुपए से जी। ऐसी एंट्री में ना मेरा मशवरा ये है कि आप जो है ना एंट्री ऐसे पहले कर लिया करें, ऐसे पहले कर लिया करें। 15 रुपए आए, ये 15 रुपए वाली बिल्डिंग आई, बदले में 10 और 5। अब क्वांटिटी बता दें, 15 रुपए तो प्राइस है ना, उसके बदले 10 रुपए फेस वैल्यू जी। क्वांटिटी इधर भी पहले क्वांटिटी डाली है मैंने, 20 मिलियन। तो अल्लाह का शुक्र है ये रुपीज इन मिलियन ही आ रहे हैं। ये जो एंट्रीज में हम करें, ये एंट्रीज हो चुकी हुई हैं, हमने करनी नहीं है। शेयर कैपिटल मैंने बढ़ाना नहीं है इन एंट्रीज की वजह से, बिल्डिंग मैंने डेबिट नहीं करनी, ये एंट्रीज हो चुकी हैं। डिस्क्लोजर के सवाल में जब तक ना बता दें हम एज्यूम करेंगे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल है, ये एंट्रीज हो चुकी हुई हैं। So रिमेनिंग शेयर्स की क्वांटिटी बताएं। 500 मिलियन। भाईजान 1000 से मत खेलें अभी, ये तो हम इशू कर सकते हैं ना। अब भाईजान आप 600 से ही खेल सकते हैं ना, 600 में से 80 तो शेयर हमने खुद बांटे मुफ्त में, 600 में से 20 के अगेंस्ट क्या आई, बिल्डिंग। अब रिमेनिंग का क्या मतलब होगा यार, 600 माइनस 100 माइनस, ओहो अलग अलग करें, माइनस 80 इज इक्वल टू 500 शेयर वर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन पेड इन कैश। तो 500 शेयर के अगेंस्ट क्या आया, कैश आया। अब हो सकता है इसके अगेंस्ट प्रीमियम भी कुछ आया हो, इसमें उसने हमें नहीं बताया कि कितने रुपए के बांटे हैं। रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन पेड इन कैश अमाउंटिंग टू रुपीज X पर शेयर।
ये इसने हमें डाटा नहीं बताया क्योंकि ये हमारे सवाल के लिए जरूरी भी नहीं है। अच्छा जी, ये इसने हमें डाटा नहीं बताया, डन हो गया। लेकिन वैसे ही बात कर रहा हूं, वर रिमेनिंग शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन इन या फॉर कंसिडरेशन इन बिल्डिंग कैश। में बदले में क्या आ रहा था, अब पहाड़ के नीचे से ऊपर नेस्ले को क्या भेज रहे हैं लोग, कैश, और बदले में इन्होंने क्या इशू कर दिए, शेयर। तो कैश के अगेंस्ट शेयर इशू किए, शेयर इशूड अगेंस्ट, और भाई कैश पे जब शेयर इशू होते हैं ना तो कंपनी अक्सर फेस वैल्यू पे करती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपनी जो तो प्रीमियम पे करती हैं। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर, लेकिन बस ये इंटरेस्ट समझने के लिए है। अच्छा, अब आप मुझे एक रिकॉन्सिलिएशन बना के दे सकते हैं एज ऑन शेयर्स की, रिकॉन्सिलिएशन फॉर द ईयर टाइप नहीं, एज ऑन का ब्रेकअप, रिकॉन्सिलिएशन का लफ्ज छोड़े, एज ऑन शेयर्स का ब्रेकअप बता सकते हैं मुझे, एज ऑन शेयर्स का ब्रेकअप, एज ऑन शेयर्स बताएं, एज ऑन शेयर्स 600। अच्छा जी, इधर मैंने लिख दिया 600, ये मेरे क्या हो गए, एज ऑन शेयर्स। इनका ब्रेकअप बताएं, 80, इनका नाम, अच्छा 80 मिलियन शेयर्स, मैं क्वांटिटीज से खेल रहा हूं। बिल्डिंग, अच्छा बाकी बोनस शेयर इशूड, शेयर पेपर में पूरा लिखना है, ये नोट बन रहे क्यूएल नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 30 जून 18, और इधर नोट का नाम आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 7, 8 जो मर्जी कर लें। यार ये जो, हाँ आप बात सही कर रहे हो, क्वांटिटीज एज ऑन है, लेकिन असल में जो नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उस पे एक नॉर्म है कि सारी चीजें फॉर द ईयर ही लिखा होता है ऊपर। हालांकि नीचे जाके देखो, कल हमने जो है वो मिसाल के तौर पे डेटर्स का ब्रेकअप बनाया था तो वो एज ऑन बनाया था, लेकिन एक नॉर्म है कि नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या लिखा होता है, फॉर द ईयर। ये क्वांटिटीज बिल्कुल एज ऑन है, ये अपने समझने के लिए एज ऑन लिख लो, लेकिन काट दो, समझने के लिए एज ऑन लिख दो, पेपर में नहीं लिखना, लिख के काट। क्वांटिटीज एज ऑन चल रही थी यार हमारी। बैलेंसिंग किसके लिए थे, 600 मिलियन शेयर हमने इशू किए हुए हैं। हाउ मेनी अगेंस्ट बोनस, हाउ मेनी अगेंस्ट बिल्डिंग, रिमेनिंग 500 की क्वांटिटी आ गई। शेयर बोले बोले बोले, शेयर्स इशूड अगेंस्ट कैश, डन। अच्छा, अब भाईजान ये जो डिस्क्लोजर है ना, ये सिर्फ फेस वैल्यूज से मैच करता है। ये किससे मैच करता है, फेस वैल्यूज से। अब मैं आपको एक खुशी की खबर सुनाऊं, ये एंट्रीज आपके मैं समझने के लिए कर रहा था, एंट्रीज को करें फारग, सिर्फ हमने यहां फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। बोनस शेयर 80 मिलियन बोनस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ये फेस वैल्यू से मैच करेगा। 20 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, 500 million shares of rupees 10 each, 80 into 10, 800, 20 into 10, 200, 500 into 10, 5,000, 5,000 plus 200 plus 800, ये रुपीज में आ गई, कितना हो गया भाई, इससे मैच करवाया करना है आपने। शेयर प्रीमियम का कोई डिस्क्लोजर नहीं है, पहले ऊपर लिख लें, शेयर प्रीमियम का डिस्क्लोजर नहीं है। डिस्क्लोजर सिर्फ किसका है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। ये नोट ना इससे मैच कर जाएगा, इसका नोट नंबर 7 यहां से लिंक हो जाएगा। जो पीपी का नोट होता है उसमें जो एज ऑन लैंड होती है, पिछले साल भी पड़ी होती है, इस साल भी पड़ी होती है।
अब थोड़ा सा मैं आपको जरा तंग करूंगा, इधर देखें। ये शेयर कैपिटल 800 में, शेयर कैपिटल अकाउंट में 800 गया है। ये शेयर कैपिटल का अकाउंट है भाईजान, शेयर प्रीमियम का नहीं है। ये शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन है। ये 800 इधर आ गया। 100 का नहीं है कोई डिस्क्लोजर, 100 का कोई डिस्क्लोजर नहीं है। ये 200 इधर आ गया। इसकी मुझे इसने फिगर्स नहीं बताई थी, ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 500 मिलियन शेयर बैलेंस ही निकाली और 500 ज़रब 10 5000। तो नोट किसका बनता है? शेयर कैपिटल का मतलब है फेस वैल्यू का। लेकिन कल कल को खुदा ना खास करके भी जनरल एंट्री मांग ले तो ये मैंने एहतियातन करा दिया। तो बता दें यार मैं नोट में क्या लेके गया हूं। हाँ ये अच्छा हो गया, ये 3 चीजें मैं नोट में लेके जाऊंगा। सिर्फ शेयर कैपिटल, मेरी बला से शेयर प्रीमियम कितना है। अच्छा ये ना क्वांटिटीज लिखना कोई नॉर्म में नहीं है, क्वांटिटी का लफ्ज नहीं आता, बस इस तरह इंग्लिश आ जाती है और आप समझ लें एक लाइन दरमियान में बेशक आप डाल दें। भाई ये ना एक बोल्ड में लाइन लिखी हुई है, ये आपने अभी नहीं पढ़नी, ये कल वाले सवाल में भी थी। कंपैरेटिव फिगर्स एंड नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये नहीं है नोट नहीं चाहिए, ये पता नहीं क्या चीज है नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क डालने नीचे, ये पता नहीं कौन सा नोट है, कहता है ये मुझे नहीं चाहिए नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज मुझे, लेकिन नोट चाहिए रेलिवेंट नोट्स, लेकिन नोट ऑन कोई अकाउंटिंग पॉलिसी भी अजीब सा नोट है, वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा अब सादा सादा सी बात, अगर सवाल से आप 2 मिनट में बनाना चाहें एंट्रीज के बगैर, पेपर में तो एंट्रीज की जरूरत नहीं है, तो अब प्लान क्या करेंगे जहन में, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, शेयर कैपिटल का नोट। 80 मिलियन शेयर ज़रब 10 हो जाएगा, 20 इंटू 10 हो जाएगा, बाकी कितने बच गए 500 इंटू 10 हो जाएगा, बहुत खत्म। एंट्रीज वैसे ही हम करे थे। अच्छा नई बात जिसका पिछली बातों से ताल्लुक नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्या क्या आता है इसमें? शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व्स, डन। इनमें से डिविडेंड आमतौर पे बांटा जाता है, नहीं बांटा जाता शेयर प्रीमियम में से, और ये कुछ लोग बोनस शेयर वैसे इसमें से बांट देते हैं, लेकिन आमतौर पे नहीं बांटा जाता। इसका नाम है कैपिटल रिजर्व। इसका नाम है, बोले बोले बोले, जैसे लफ्ज नहीं होता कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उस तरह का कोई अजीब सा नाम है। इसका नाम है कैपिटल रिजर्व, और इसका नाम है भाईजान शेयर कैपिटल। अपना ही नाम काफी है। शेयर कैपिटल ने कहा मेरे उत्ते कुछ ना लिखना, मैं आप ही अपने में काफी हूं, तो खुदा के लिए मेरे ऊपर कुछ ना लिख देना। तो शेयर कैपिटल कोई रिजर्व नहीं है। रिजर्व्स कितने किस्म के हैं? 2, नंबर 1, नंबर 2 रेवेन्यू। डन। आप बता दें हमने सुबह सुबह कौन से डिस्क्लोजर शुरू किए थे? जनरल इंफॉर्मेशन, उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी का, एम्प्लॉइज का, फॉरेन और पाकिस्तान की एसोसिएट्स का, डेटर्स का, लेटर ऑफ क्रेडिट्स का। फिर हमने दरमियान में कौन सा डिस्क्लोजर पढ़ा था? पीपी का फोर सेल्स वैल्यू और पता नहीं क्या क्या। अब किसका डिस्क्लोजर हमारा मुकम्मल हो गया है? शेयर कैपिटल का। तो थ्योरी इसकी पढ़नी पड़ेगी आपको, आप खुशी से पढ़ें या आप नाराज होकर पढ़ें, ये सारी चीजें सामने खुली हुई हैं, थ्योरी पढ़ लें इसकी। बैलेंस शीट वाली चीजों में जाके ढूंढूं डिस्क्लोजर्स या P&L वालों में? तो हमारी आदत ये है आजकल। अच्छा वैसे ये किताब पे एक सफ़ा बना हुआ है यार, ये अगर किसी की नज़र पड़ी हो पेज 413,
पेज 413, एक दो सफे पीछे, 414 414 इधर रखें। ये नेस्ले की बैलेंस शीट है, ये नेस्ले का प्रॉफिट एंड लॉस है इन पेजेस पे, ये नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने आपको पीडीएफ में भेजी हुई है 414। ये नेस्ले की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन, ये नेस्ले की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, अगर आपको भी घर में देखें। और तेरी खैर नोट पेज 72 से 118 तक है। नोट्स कहां तक है? पेज 72 से 1, उसमें से कुछ कुछ नोट आपके सामने मैं शो कर रहा हूं, पीपी का, डेटर का, सेल का, कॉस्ट ऑफ सेल का, फिक्स के सवाल में, और पता नहीं कौन कौन से नोट हमने शो किए हैं। कुछ ये वाली पहली दो बातें छोड़ें, कुछ लिंक हो जाते हैं बैलेंस शीट से नोट्स, कुछ किससे लिंक हो जाते हैं, और कुछ जनरल डिस्क्लोजर्स होते हैं जो आज पेज 104 से 118 बार बार खोल रहे थे, 105 पेज खोलें, 109 पेज खोलें, 115 पेज खोलें। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इंशाल्लाह ये भी किसी दिन देखेंगे तफसील से नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। फिलहाल मुझे बता दें, ये जो हमने नोट बनाया जाके, ये बैलेंस शीट बनाई है, ये बैलेंस शीट बनाई है, और ये नोट्स में आइटम्स लिंक्ड विद नोट्स, नोट्स में आइटम्स लिंक्ड विद एसओएफपी। क्या ये आइटम लिंक हो रहा है एसओएफपी से? तो ये वो नोट का हिस्सा हमने बनाया। अच्छा, वो बता दें किस सफे पे हैं? ये जो फिक्स्ड एसेट वाले आज पढ़े थे, उसी से आगे शेयर कैपिटल के होंगे। 100, 200, 229 नहीं यार, अच्छा ये क्यों नहीं पकड़ा? हाँ, कैसे पकड़ेगा? फाइनल अकाउंट के चैप्टर में जाना पड़ेगा पहले। होमवर्क कोई नहीं आज। फाइनल अकाउंट का चैप्टर किधर है यार? ये इसका मतलब क्या होता है कि आप जाके आप ये चीजें पढ़ें, एक पेज आप स्किप करें, अगला भी स्किप करें, पेज 231, हिम्मत करके ये 8-10 लाइनें पढ़ जाएं, वरना ये चीजें व्हाइट बोर्ड से लिंक नहीं हो सकनी। पेज 231 का एंड, ये नोट तो मैंने बना दिया आपको। पेज 231 का एंड, इन रिस्पेक्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ भाईजान, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसका नोट नहीं बनाना, देख नहीं रहे थे ऊपर, मजा ही नहीं आया। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसका नोट नहीं बनाना, इसका नोट नहीं बनाना, इसका इन रिस्पेक्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन पेड इन, इस तरह सोचा करें, ऐसे रटा रटा नहीं। शेयर अलॉटेड फॉर कैश, शेयर अलॉटेड फॉर कैश, ये शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बिल्डिंग, showing separately shares issued against property and others, building, chair, share allotted as बोलो, ये ट्रेजरी शेयर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। बहरहाल ये 4 डिस्क्लोजर हो गए। ये क्या होता है? शेयर होल्डर एग्रीमेंट फॉर वोटिंग राइट। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से सारे शेयर होल्डर्स का बराबर ही वोटिंग राइट होता है। अगर एक शेयर है तो एक वोटिंग राइट है आपका। शायद कुछ कंपनी लॉ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, पता नहीं। शेयर होल्डर एग्रीमेंट फॉर वोटिंग राइट भी बता दें आप कितने। बोर्ड सिलेक्शन कैसे होती है? शेयर होल्डर्स हाथ उठाते हैं, क्या होता है पता नहीं, आपको कंपनी लॉ में पता होगा। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का राइट भी किसी को है। कुछ लोगों ने मिलके वोटिंग ब्लॉक करनी है, उसका क्या तरीका है, ये सारा आप बता दें। अब ये क्या होगा, खुदा ना खासा पेपर में कोई अंग्रेजी की लाइनें आ गई ऐसी, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी होंगी। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स shall be clearly distinguished। यार वो जाके कभी कभी दिल चाहता है कि बंदा जरा नजर मारा है साथ ही। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व, ये कहां जा रहे हैं हम? नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां जा रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, ये ना पढ़िएगा, ऐसी सीए फाइनल हो जाएगा आपका, ये ना पढ़िएगा। अच्छा, कैपिटल रिजर्व्स और रेवेन्यू रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग है ये, और ये जनरल रिजर्व। इधर एक और रिजर्व भी आ सकता है यार, आपको वैसे बड़े हो गए हुए हैं, कैपिटल रिजर्व में एक और रिजर्व भी आ सकता है, फेयर वैल्यू रिजर्व,
मैं तो आपके सिलेबस की बात ही करूंगा ना। इधर एक और रिजर्व भी आ सकता है, फेयर वैल्यू रिजर्व, ये भी अनरियलाइज गेन होता है ना, तो ये फेयर वैल्यू रिजर्व भी इधर आ सकता है कैपिटल रिजर्व के अंदर। हेजिंग रिजर्व तो पता नहीं क्या चीज है। डन। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व शैल बी क्लियर डिस्टिंग्विश्ड। एनी रिजर्व रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर द एक्ट कौन सा? कंपनी लॉ। एनी रिजर्व रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर कंपनी लॉ शैल बी सेपरेटली कंपनी लॉ। वाजे तौर पे भी कोई रिजर्व कह सकते हैं और कोई रिजर्व हम अपनी मर्जी से भी खोल सकते हैं। अगर ऐसा है तो दोनों रिजर्व अलग शो कर दें। एनी लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट शैल बी डिस्क्लोज्ड। कैसा हो सकता है कि नेस्ले को यह कहा जाए कि आप जो है वो एक स्पेशल रिजर्व बनाओ और वो फिर इमरान खान की इजाजत से आप यूज करोगे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कंपनीज को हम कहते हैं ये रिजर्व में पैसे डालते जाओ और ये करने जब हुकूमत कहेगी। तो अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो यूजर को बता दें। अब ये बातें याद नहीं करनी, ये बातें कुछ लिखी हुई इस तरह की आ जाएंगी, उनको एज इट इज आपने लिख के आ जाना है। Any legal or other restriction on the ability of company to distribute reserve shall be disclosed for all kind of reserves maintained by a company. पेज नंबर 223, 224, 224। एग्जीक्यूटिव मैंने बता दिया था कौन होता है, जिसकी तनख्वाह साल की 12 लाख से ज्यादा हो। ये किसकी डेफिनेशन है? कैपिटल रिजर्व। ये किसकी डेफिनेशन है? पहली किसकी डेफिनेशन है और दूसरी? कैपिटल रिजर्व में आपको सिर्फ दो रिजर्व समझ आ सकते हैं, शेयर प्रीमियम और ये शेयर प्रीमियम और ये, बाकी तीनों आपको भी समझ नहीं आ सकते। लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता एमसीक्यूज आ गए तो ये नाम याद नहीं करने, एक दफा बस नजर मार लीजिएगा, आपको पता चल जाए ये कौन सा रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व। इसकी मिसाल लिख लें, रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या मैं कह सकता हूं रिवैल्यूएशन सरप्लस इज अ रिजर्व नॉट रिगार्डेड फ्री फॉर डिविडेंड? सरप्लस में से डिविडेंड बांटा जाता है रिटेन्ड अर्निंग में से, रिटेन्ड अर्निंग में से, तो सरप्लस लिख लें इसका नाम। सरप्लस में से आमतौर पर लोग डिविडेंड नहीं बांटते, बल्कि किसमें से बांटते हैं? रिटेन्ड अर्निंग में से। ये तीन रिजर्व और हैं, पता नहीं कौन से। रिजर्व क्रिएटेड अंडर एनी अदर लॉ, रिजर्व राइजिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, पेरेंट होल्डिंग की कुछ स्कीम बन गई, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर आप कोई प्रॉफिट कमा लें, यानी अभी कंपनी एससीसीपी में रजिस्टर नहीं हुई, पहले कोई प्रॉफिट कमाए और उनको भी अलग रिजर्व में डाला हुआ है, तो ये 5 रिजर्व्स का क्या नाम है? कैपिटल। समझने में पहले और 5वें होने चाहिए, जहन में 5 होने चाहिए। अगले कौन से रिजर्व हैं? रेवेन्यू रिजर्व्स। Revenue reserve mean reserve that is normally regarded as available for distribution of dividend. Distribution of dividend through the profits and loss account, including general reserves and other specific reserve created of profit and unappropriated profit, retained earning या पिछले सारे सालों के profit. हाँ जी, अच्छा यार एक मैं आपका सवाल लेता हूँ भाई। यार मुझे ये बता दें कि किधर है पेन, किधर है यार? उधर तो नहीं है। मुझे ये बता दें कल हमने कौन सा सवाल किया था? क्वेश्चन नंबर 1 BSZ वाला। मैं ऐसी सोच रहा था आपसे एक सवाल पूछूं, इसमें किस किस किस्म की एडजस्टमेंट्स की थी? एक थी क्लबिंग वाली एडजस्टमेंट्स बताएं। कैश एट बैंक, ये वैसे अपनी तरफ से नाम बना रहा हूं मैं, कैश एट बैंक और कैश इन करंट अकाउंट सेविंग को क्लब करके इकट्ठा शो कर दिया था। और भी क्लबिंग की थी, देते जाएं। प्री पेमेंट्स और वो सारी क्लबिंग वाली एडजस्टमेंट्स थी। ट्रेड एंड अदर पेबल्स और एक्रूड लायबिलिटीज। अच्छा, क्लबिंग के साथ ही एक और चीज भी, क्लासिफिकेशन वाली कुछ एडजस्टमेंट्स थी। क्लासिफिकेशन वाली एडजस्टमेंट बताएं। क्लासिफाई किया था अलग अलग, करंट और नॉन करंट में एडवांस टू सप्लायर को क्लासिफाई किया था अलग अलग। फिगर 16 की ही थी, 12 और 4 को अलग अलग डाल दिया था। कुछ चीजों को क्लब कर दिया था, कुछ चीजों को अच्छी अच्छी जगहों पे क्लासिफाई कर दिया था।
क्लासिफिकेशन का मैं मतलब नाम ले लूं, करंट और नॉन करंट, करंट और, ये अपनी तरफ से फिक्रे मैं बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड में नहीं है। अच्छा, और किस किस्म की एडजस्टमेंट्स की थी? नेरेटिव। नेरेटिव का क्या मतलब? अंग्रेजी, मिसाल दें मिसाल दें मिसाल दें। वैल्यूअर का नाम, बैंक का इंटरेस्ट 3 से 7% में रेंज कर रहा है, ये भी एक एडजस्टमेंट की थी। और किस्म की एडजस्टमेंट की थी? टेबुलर फॉर्म में एडजस्टमेंट्स की थी, टेबल बनाया था, टेबुलर फॉर्म में एडजस्टमेंट्स की थी। जैसे टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने यहाँ डिस्पोजल्स की डिटेल भी कर दी थी, पीपी का भी एक टेबुलर फॉर्म में बनाया था, डेटर्स का भी टेबुलर फॉर्म में बनाया था, कंसिडर्ड गुड और ये सारा। तो डिफरेंट तरीके हैं डिस्क्लोजर्स देने के। अगर आप आज के डिस्क्लोजर्स में से पूछें तो टेबुलर फॉर्म इसका नाम दे दें, जो मर्जी दे दें। आज मैंने डिस्क्लोजर टेबुलर फॉर्म में बनाया है। डिस्क्रिप्टिव भी मैं दे सकता था, लेकिन वो वोटिंग राइट वगैरह और ब्लॉक वोटिंग की अंग्रेजी होती, तो वो किस फॉर्म में आ जाती? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो डिफरेंट किस्म के डिस्क्लोजर्स हैं, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे तो पेपर में से उन्हीं में से आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप पूछें यार अच्छा कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, जो पढ़े उन्हीं में से आते हैं ना। तो ये डिफरेंट किस्म के डिस्क्लोजर्स हैं। अच्छा, एक बात यार मुझे ऐसे ही परसों याद आई, अब कल मैं आपको बताना भूल गया। एक सवाल हमने किया था, नेस्ले, हमने बाहर की कंपनी के एडी में शेयर खरीदे हैं और उसमें हमें फड्डा पड़ गया था कि क्या चीज कैसे लें। तो ये आज से पता नहीं 2009 की बात है। तो हम आज करने के लिए जब गए तो उधर जो 3 क्या रियाल है ना, सऊदी अरब के 3 रियाल की 2 बोतलें मिलती थी, टिन, 75 रुपये बन गए, उस जमाने में 25 रुपये का रियाल था। अब मुझे बताएं, जब पाकिस्तानी बंदा जाता है क्या करता है? पहले क्या देखता है? बॉटल्स। पहले उसकी नजर क्या पड़ती है? बॉटल्स पे। तो पहली नजर उसकी पड़ती है बॉटल्स पे, 2 बोतलें पड़ी हुई हैं। दूसरी नजर पड़ती है बाहर के मुल्क में ये बोतलें कितने की हैं। मैं भी यही करता था, आप लोग भी जाएंगे इंशाल्लाह यही करेंगे। आप पहले नजर किस में डालेंगे? 2 बोतलें खरीदनी है। अगली नजर किस पे डालेंगे? अगली नजर आप डालेंगे 3 रियाल। फिर आप खरीदने से पहले सोचेंगे 1 रियाल 25 रुपए का है, 2 रियाल 75 रुपए की बोतल ले लूं ना। पाकिस्तानी इसी तरह सोचते हैं ना, यार रियाल में पैसे दे देते हैं, कोई नहीं। सोचते हैं, आपने सुने पाकिस्तानी इस तरह सोचते हैं उधर जाके, ओ यार 75 रुपए पाकिस्तानी दे 2 बोतलां, यार सोच ले, चल ले ले रशीद, देखी जाएगी। तो भाई इसी तरह वो शेयर्स वाला सवाल था। मैंने आपको कहा था पहले शेयर्स की क्या देखें, फिर आप देखें एईडी में कितने का है, फिर आप देखें एईडी में कितने का, और एंड पे क्या देखें? पाक रुपीज में उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो यही बंदे का थॉट प्रोसेस होता है जो चल रहा होता है। ठीक है, ओवर कर दो, होमवर्क नहीं है। कल 1 मिनट, कल ना 2 लेक्चर अपलोड होंगे अगली क्लास में, पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से, क्योंकि फाइल बड़ी है तो 2-2 घंटे की फाइलें होंगी, पार्ट ए पार्ट बी के नाम से। ओवर।